श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है। जनजातीय वर्ग के उत्थान और उसके कल्याण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सतत रूप से प्रयासरत हैं। जनजातीय वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे ही एक अभियान को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है और यह अभियान है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इस अभियान और जनजातीय कल्याण से संबंधित अन्य योजनाओं और उपायों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा जी। सर, आपका आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार आपको। बहुत दिनों बाद आपसे और आकाशवाणी के श्रोताओं से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है जी। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, ये क्या है और इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही प्रासंगिक है जी। आज़ादी के 75 साल मनाने के साथ साथ हम जब इस अमृत काल में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अभियान कहे या कार्यक्रम कहे जो जनजातीय ग्राम के उत्कर्ष, उन्नयन, प्रगति के लिए एक बहुत मील के पत्थर साबित होंगे। विगत दिनों 2 अक्टूबर 2024 को बिरसा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। इसका पृष्ठभूमि ये है कि 2023 में बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन अभियान का भी शुरुआत की थी। पीएम जनमन स्कीम बेसिकली हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है उनके लिए था, और ये जो नई अभियान है ये जनजातीय बहुल ग्रामों के लिए ये एक अभियान है। और इस अभियान में 500 से अधिक आबादी वाले जितने ग्राम हैं जहाँ पे 50% से अधिक जनजातीय लोग निवासरत है, उन ग्रामों को पहला चरण में ली गई है। उस हिसाब से देखिए, हम रायपुर जिला को छोड़ दे, छत्तीसगढ़ के 32 जिला, 33 में से 32 जिला और 6691 ग्राम जो है इसमें कवरेज में आएंगे। और ये एक ऐसा अभियान है जो हमारे कुछ बुनियादी जो सुविधाएं है, अधोसंरचना से जो कुछ है या सेवाओं की जो विस्तार है, इसको संतृप्त अर्थात सैचुरेशन की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण अभियान है जी। पीएम जनमन में आप देखेंगे 11 प्रकार के इंटरवेंशन और उसमें 9 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मिलके करते थे जी। इस अभियान में ये उसको और विस्तार देते हुए अब ये जो अभियान में लगभग 25 प्रकार के अलग अलग इंटरवेंशन इसमें होंगे और 17 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इसमें एक साथ मिलके इसमें काम करेंगे। सर, अभी आपने बात की, आपने तो बताया कि छत्तीसगढ़ के कितने गांवों को इसमें शामिल किया गया है। किस तरह की सुविधाएं यहाँ विकसित की जाएंगी? इन जो गांव में करीब 6000 गांवों को जो इसमें शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ के, उन गांवों में जैसा कि ग्राम उत्कर्ष अभियान इसका नाम ही है, तो किस तरह की सुविधाएं वहाँ विकसित होंगी? देखिए, हमारे जो बिहार के गांव हैं, जनजातीय बाहुल्य जो ग्राम है, वनांचल के जो गांव हैं, इन गाँवों का सबसे बड़ी जो बुनियादी ज़रूरतें है वो है वहाँ के पक्के घर का प्रावधान। पीएम जनमन में जिस प्रकार से सभी अति पिछड़े जनजातियों के घरों के आवास, पक्के आवास देने का प्रावधान था, उसी प्रकार जो है इस अभियान में भी जनजातीय बहुल ग्रामों में भी सभी को पक्के आवास देने का ये अभियान है। उसके साथ ही आप देखेंगे दूसरा जो सबसे बुनियादी जरूरत है वो है सड़कें। तो 12मासी सड़कों से ये जुड़ जाए, उसका एक इसमें एक पहलू है जी। इसके अतिरिक्त विद्युतीकरण भी एक बड़ा पहलू है, क्योंकि हमारे कुछ गांव बसाहत अभी भी ऐसा है जहां पे बिजली कन्वेंशनल पहुंच नहीं पाए हैं या सोलर लाइट का भी कुछ इश्यूज है। उसके अलावा आप देखेंगे इन क्षेत्र में हमें जल आपूर्ति भी एक बहुत बड़ा चुनौती है जी। और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के बसाहत के साथ साथ अब इन जनजातीय बहुल ग्रामों में नई स्कीम के माध्यम से इनको
जल आपूर्ति का भी व्यवस्था होंगे। और इस अभियान में इस प्रकार से जो 25 प्रकार के सुविधाएं जो है इनके लिए किया जाएगा, जैसे बंधन केंद्रों की स्थापना हो, बहुउद्देश्य केंद्र की स्थापना हो, आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण हो, और मोबाइल टावर, क्योंकि आज के ज़माने में इंटरनेट का भी सारी सुविधाएं जो है लोगों तक पहुँचे, तो उनका व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, तो इन प्रकार के लेने के अलावा एक महत्वपूर्ण जो और एक कड़ी जो इस बार जोड़ी है वो आप देखेंगे, जो हमारे होम स्टे, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी होम स्टे का भी प्रावधान इस बार है। तो टूरिज्म में भी पर्यटन के दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण एक कदम जो है इसमें ली जा रही है। सर, इसमें जो वहाँ पे जनजाति जो परिवार रहते हैं इन गांव में, जी, उनकी सहभागिता किस तरह से होगी? क्योंकि कोई भी शासकीय योजना बिना आम जन के सहभागिता के पूरी उतनी तरह से सफल नहीं हो सकती, उतनी प्रभावकारी नहीं साबित हो सकती है। तो उनकी सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? देखिए, भारत सरकार के जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम है जी, या इवन छत्तीसगढ़ शासन से संचालित जितने स्कीम है जी, जो राज्य सरकार की क्यों ना हो, उसमें हमेशा ये रहता है कि जन सहभागिता के बिना ये सारे प्रोग्राम जो है सफल नहीं हो सकते। तो प्रभावी ढंग से इनको क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप इन योजनाओं की रूपरेखा बने। तो आप धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में भी आप देखेंगे जो क्रिटिकल गैप है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुत सारे क्रिटिकल गैप आज भी विद्यमान है। बिल्कुल, हमने बहुत कुछ हासिल जरूर किया है, लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि इन सारे सुविधाएं, इन सारे, क्या ऐसा कोई गांव है, क्या ऐसा कोई जिला है जिसमें 100% ये काम हो गया हो, तो आप पाएंगे कि बहुत क्षेत्र में अभी भी क्रिटिकल गैप विद्यमान है। यदि सड़कों का 100 सड़कों का आवश्यकता है, आपने 90 बना लिया होगा, 10 अभी भी शायद नहीं बना पाए होंगे। तो ये जो क्रिटिकल गैप है, ये साइंटिफिकली उसको घर घर जो सर्वेक्षण करते हुए उनके सहभागिता से, उनको विश्वास में लेते हुए इनका सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। उसके पश्चात ये गणना की जाती है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनका अपना अपना स्कीम इसमें लागू होंगे, उस स्कीम के जरूरत को आकलन किया जाता है कि क्रिटिकल गैप क्या है। उस गैप को पूर्ति करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। पीएम जनमन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, ये 3 साल के लिए था, और ये जो स्कीम है ये 5 साल का है। तो 5 साल के अंदर ये एक संकल्प ली जा रही है कि इन जो तमाम गांव हैं, खास करके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो हमारे 6,691 गांव हैं, इन गांवों में ये जो 25 प्रकार के जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, इसमें 100% काम हो जाए, ये एक बड़ा संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे यहाँ के रहवासियों का, जनजाति लोगों का बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। दूसरा खूबी जो इन योजना का है, जो सामान्य रूप से जो स्कीम डिजाइन की जाती है, चाहे वो भारत सरकार की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसमें एक गाइडलाइन बना रहता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया है और कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में यदि किसी स्कीम में, किसी प्रोग्राम में, योजना में आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन की आवश्यकता हो, जो उस राज्य के, उस गांव की, उस क्षेत्र की जो आवश्यकता हो, तो उसको देखते हुए इसमें गाइडलाइन में परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण में देना चाहूंगा, सपोज आपके पास खेती किसानी के लिए मान लीजिए इस योजना अंतर्गत यदि कोई ट्रैक्टर का ही लोन दिया जाता है और उसमें यदि अंशदान 50% है, और यहाँ पे आपको लगता है कि जनजातीय बाहुल ग्रामों में जनजातीय लोगों के लिए ये आवश्यकता है कि 50% वो अंशदान नहीं दे सकते हैं, तो ये सुविधा है कि वो आकलन राज्य सरकार करेंगे, संबंधित डिपार्टमेंट करेंगे, और यदि उनको लगता है कि नहीं ये 50-50 के जगह 90-10 किया जाए, तो उसके लिए भी ये फ्लेक्सिबिलिटी ये योजना देती है। तो मैं मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी कदम है, जो जनजातीय लोगों के लिए, उनके गांव के उत्कर्ष के लिए और उनके आने वाला समय के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए ये एक बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाला, सकारात्मक परिणाम देने वाला एक अभियान है।
सर, ये देखा गया है कि जैसे शासन होता है, चाहे केंद्र शासन हो या राज्य शासन, जी, सुविधाओं का, बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा सकता है, बिजली पहुंचाई जा सकती है, जी, सड़कें बनाई जा सकती हैं, लेकिन किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का जो सशक्तिकरण है वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो शिक्षित ना हो। जी। तो जनजाति वर्ग, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहाँ पे शिक्षा के फैलाव के लिए, उसके प्रसार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे प्रयास विद्यालय तो एक बड़ा अच्छा प्रयास है ही, तो थोड़ा हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बताएं। जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हम लोग 2-3 इंटरवेंशन इसमें करते हैं। एक तो शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग जो है मिलके हम लोग स्कूल, आश्रम, छात्रावास इसको संचालन करते हैं। तो हम आज अपने विभाग का ही हम बात करें तो राज्य में इस समय लगभग 3500 के आसपास आश्रम, छात्रावास हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसमें पहली क्लास से लेके महाविद्यालय स्तर तक जो है लगभग 2 लाख से भी अधिक विद्यार्थी जो है इसका फायदा ले रहे हैं। इसमें विद्यार्थियों के लिए आवास, भोजन, अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं हम निःशुल्क मुहैया कराते हैं। ऐसे ही हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है तो उनके लिए भी हम विशेष स्कूल चलाते हैं जो क्लास 1 से लेकर 10 तक है। ये इस प्रकार के 10 स्कूल हमारे राज्य में है और ये 1400 से भी अधिक विद्यार्थी से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है जो हम लोग मिलके चलाते हैं, वो है एकलव्य रेसिडेंशियल विद्यालय। और सभी आदिवासी विकास खंड में एक विद्यालय खोलने का ये योजना है। आज छत्तीसगढ़ में 75 ऐसा स्कूल जो है संचालित हो रही है, जिसमें 22,000 से भी अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इनके रहने, खाने पीने का, खेल कूद सभी प्रकार के सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया की जाती है। एक बच्चों के पीछे लगभग 1,09,000 राशि प्रति वर्ष सरकार जो है इसमें व्यय करती है। और ये जो नवोदय विद्यालय है या जो केंद्रीय विद्यालय है उससे भी एक बेहतर संरचना के साथ इन आदिवासी क्षेत्रों में हम लोग संचालन कर रहे हैं। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा तक ही हम सीमित नहीं है। शिक्षा तो एक हथियार है, लेकिन पंख देना भी जरूरी है। और पंख के लिए उनको प्रोफेशनल कोर्सेस या उनको स्किल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। हमारे जो अपने अभी प्रयास विद्यालय की बात किया, लगभग आज के डेट पे 15 हम लोग प्रयास आवासीय विद्यालय चला रहे हैं, जिसमें हजारों जो है हमारे लगभग 4,000 से भी अधिक बच्चे जो है यहाँ पे अभी शिक्षा लाभ कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी को हम IIT के लिए, NIT के लिए, मेडिकल के लिए, CA, CS, CMA, प्रोफेशनल कोर्सेस और इन सभी के लिए हम इनको मदद करते हैं। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि इन विद्यालयों से जो है लगभग 122 विद्यार्थी अभी तक IIT में पहुंचे हैं। हमारे 355 से भी अधिक विद्यार्थी जो है IIIT या NIT तक पहुंचे हैं। इंजीनियरिंग में लगभग 1000 बच्चे हमारे पहुंचे हैं। मेडिकल में भी लगभग 70 से अधिक बच्चे वहां पहुंचे हैं। क्लैट की बात करें या जो अलग प्रोफेशनल कोर्सेस है, इसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी भी बहुत बड़ी एक जरूरत है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को हॉस्पिटलिटी सेक्टर में मैनेजमेंट के लिए उनको पढ़ना हो तो उसमें मदद करते हैं। BSc नर्सिंग की बात हो, वाहन चालक की बात हो, इस तरह का जो प्रोफेशनल कोर्सेस है इसमें भी उनको पढ़ने में हम लोग मदद करते हैं। और छात्रवृत्ति तो इसके अलावा भी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो है इन बच्चों को ST, SC, OBC माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप भी हम लोग अलग से देते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश में जो जनजाति बहुल जिले हैं वहां पर बिरसा मुंडा जनजाति गौरव उपवन बनाए जाने की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने उपवन निर्मित किए जाएंगे? अभी ये योजना स्तर में ही है, क्योंकि ये हमारे रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलके हम लोग इसका योजना बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में इस प्रकार के अभियान में बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लेते हैं, क्योंकि आदिवासी की जनसंख्या की दृष्टि से भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण स्टेट में से एक है। जब पूरे भारतवर्ष में कुल आबादी 10 करोड़ आदिवासियों का है, उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में जो है
8.4% आदिवासी हमारे छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जो लगभग 31% के अपने जनसंख्या के अनुपात में है। तो मैं मानता हूं कि केवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उपवन की कहे हैं, लेकिन पूरे उत्कर्ष अभियान के जितने मापदंड है, इन सभी क्षेत्रों में, इन मापदंडों में, इन इंटरवेंशंस में हम लोग अग्रणी रहेंगे। उसी के हिसाब से हम लोग योजना बना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उन्होंने भी जनजातीय समुदाय के लिए अनेक घोषणाएं की हैं उस दिन, तो क्या उनके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं क्या आप? जी, अभी बहुत ही बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जो 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पे यहाँ पे रायपुर में जो केंद्रीय कार्यक्रम है उसको हम लोग ने मनाया। इसमें एक तो हमने अंतर्राज्यीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन हम लोग ने किया, और उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के थीम्स के ऊपर संगोष्ठी और एक बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। ऐसे ही पहली बार सभी जिलों मुख्यालयों में भी इसका आयोजन हुआ। इसके पश्चात हम लोग 26 नवंबर तक इसको लगातार इसका आईसी एक्टिविटी भी हम लोगों ने किया है, ताकि इन स्कीम्स के बारे में जागरूकता लोगों को हो और लोग इसका फायदा 100% उठा सके, और इसमें अधिक से अधिक लोग जो है जोड़ सके। जो जन भागीदारी की बात आप कर रहे थे, जो जन सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आईसी एक्टिविटी लगातार हम लोग करते आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत 3-4 बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। पहला, उन्होंने जो हमारे गांव में जो अखड़ा होता है, आदिवासी जो बाहुल गांव है, उसमें अखड़ा का एक अलग महत्व है। तो अखड़ा में जनरली जो पूजा पाठ, जो कर्मा के आयोजन, और उसमें बैठक का आयोजन और मंच वगैरह, या हर प्रकार के गांव का जो कार्यक्रम है उस अखड़ा में ही होता है। जैसे देवगुरी वगैरह हम लोग ने, ये कार्यक्रम हमारा था, लेकिन मोस्टली ये गांव के बाहर होता है। बट ये एक ऐसा अखड़ा एक सभी एक्टिविटीज का प्राण केंद्र है जी। उसका विकास की उन्होंने घोषणा की है जी। और ये एक नई स्कीम के रूप में आएंगे। इसमें आवश्यकता अनुसार जो है उसमें ये अखड़ा के विकास की जाएगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण उन्होंने घोषणा की, जैसे बिरसा मुंडा जी का जयंती जैसे धूमधाम से पूरे देश भर में मनाई जा रही है, ऐसे ही हमारा भी प्रदेश में बहुत सारे हमारे ऐसे महान पुरुष है, हमारे बहुत सारे विभूति है, जिन्होंने ब्रिटिश के समय भी जो विद्रोह में या फ्रीडम फाइटिंग में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत ऐसे शहीद भी है, और बहुत ऐसे हमारे कम्युनिटीज़ के ऐसे वीर पुरुष है, लोग हैं, जिनसे हमको प्रेरणा मिली है और आगे भी मिलते रहेंगे। तो ऐसे लोगों का भी उन्होंने कहा है कि जिलेवार उसका आकलन करते हुए उनका भी प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, ताकि वर्तमान पीढ़ी और आने वाला पीढ़ी के साथ भी उनका जो कृति है वो हम ले जा सके। जो बड़ी विरासत हमको मिली है, उस विरासत तक वहाँ तक ले जाने की एक प्रेरणा हमें देते रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो बेगा या इस प्रकार के जो पूजा पाठ करने वाले जो लोग हैं जी, जो गांव में आदिवासी बाहुल गांव में पाए जाते हैं, उनके लिए प्रतिवर्ष 5,000 राशि का एक मुश्त राशि देने का एक ऐलान किया है। ये भी योजना जो है बहुत जल्दी मूर्त रूप लेंगे, और नाम हम अलग अलग से रखते हैं। कहीं चालकी नाम से जाना जाता है जी, बेगा, गुनिया, तो इस प्रकार का अलग अलग नाम कार्य करते हैं जी, कार्य करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस गांव के लिए, उस कम्युनिटी के लिए, उस बसाहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उन व्यक्तियों को भी हम सम्मान करना चाहते हैं। उन्होंने सदियों से कुछ परंपरा को निर्वहन करते आए हैं। कुछ बहुत सारे ऐसा नॉलेज है जो अभी हम लोग डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पाए हैं। तो उनका जो अवदान है, और ये वंशानुगत भी है, तो उस पीढ़ी से पीढ़ी तक उसको अंतरण होते आए हैं। तो ऐसा लोगों को एक सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है। तो ये 3 महत्वपूर्ण
स्कीम जो है बहुत जल्दी मूर्त रूप लेंगे। इसके अलावा भी समय समय पर जनजाति समूह के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे घोषणाएं की है और बहुत सारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं, जो आज शायद समय अभाव के कारण हम लोग इसमें डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। खास करके जैसे PM जनमन में बहुत सारे काम हो गया है और आप देखेंगे कि हमारे खास करके कमार, बेगा, बिरहुर, अबुझ मारिया और पहाड़ी कोरबा, इनके लिए PM जनमन योजना है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी 2 हमारे स्टेट का भी जैसे पंडो है जी और जो भूंजिया है, तो इनको भी हम ध्यान में रखते हुए हमारी योजनाएं चलाते हैं। तो इस प्रकार आज़ादी के 75 साल बाद हम लोग सब कृत संकल्पित है कि अनुसूचित जनजातियों के छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेंट्रल इंडिया का एक ऐसा भूमि है जहाँ पे हमारे जितने आदिवासी लोग हैं, अपने छत्तीसगढ़ में ही 43 जनजातियां हैं और उसका उप जनजातियां आप यदि ले लेते हैं, ये 162 उप जातियां, उन जनजातियों के अंदर में भी उप जातियां हैं। तो इनको एक साथ रखने का, संवारने का और इनका जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का एक बड़ी जिम्मेदारी जो है हम सबके सामने है, जिसमें एक संतुलन भी बना रहे। उनका जो संस्कृति है, जो आदि संस्कृति है, उनका जो परंपराएं है वो भी अक्षुण्ण रहे, लेकिन साथ साथ जो है हमारे आधुनिक जीवन का भी जो सुसंगत उनके जो बुनियादी सुविधाएं है, सेवाएं है जो आवश्यक है उनके लिए, वो भी उनको मिले, लेकिन उनका जो विरासत है वो अक्षुण्ण रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन सारे स्कीम्स को हम लोग लागू कर रहे हैं और संतृप्त करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि रूटीन में स्कीम चलते रहते हैं और पता नहीं लगता कब खत्म होगा जी। तो ये समय आ गया है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अब इन स्कीम्स का, इन प्रोजेक्ट्स का संतृप्त होना बहुत आवश्यक है, सैचुरेट होना बहुत आवश्यक है और कोई व्यक्ति इससे अछूता ना रहे। तो यही ध्येय है और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जनजातियों के विकास की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है अभी हम लोग चला रहे हैं और ये आने वाला पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं आदिवासी समुदाय से, जनजातीय समुदाय से आते हैं और आप जैसे ऊर्जावान और दूरदर्शी जो अधिकारी हैं वो जनजातीय विभाग की इस समय कमान संभाल रहे हैं, दायित्व संभाल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संयोग है छत्तीसगढ़ के लिए, जनजातीय वर्ग के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो योजनाएं हैं वो साकार होंगी और जो भी लक्ष्य हैं वो अब हकीकत में बदलेंगे। और आपने बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से हमारे श्रोताओं को जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके अलग अलग पहलू के बारे में हमें बताया। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारे समसामयिक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।